नमस्ते। हमारे साप्ताहिक क्लास कार्यक्रम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अब इस समय जी। तो महाराष्ट्र और झारखंड में तो एक फेज के वोट पड़ गए, महाराष्ट्र में अभी बाकी हैं और इस बीच एक सर्वे आता है लोकपाल का, जिसमें वो लोकपुल। महाविकास अघाड़ी की बढ़त दिखा रहा है, महायुति को पीछे दिखा रहा है। और कंफर्टेबल वे में वो कह रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो पहली टिप्पणी सर्वे पे, क्योंकि सर्वे तो दुनिया भर के फेल हो रहे हैं, ट्रम्प जी का सर्वे भी फेल हो गया था, वो कई जगह के सर्वे फेल हो रहे हैं। तो ये सर्वे कितने ठीक माने जाएं या इस पे कुछ एनालिसिस की जाए, कुछ टिप्पणी की जाए, पहला यहीं से शुरुआत करते हैं हमें भाई। देखिए, लोकपोल का उस सर्वेक्षण पर मैंने भी नजर डाली है, और अगर उस सर्वेक्षण के हिसाब से ही नतीजे आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अघाड़ी के पास जो वोटिंग ब्लॉक था, यानी अघाड़ी के जो वोट थे, जिन्होंने उनको लोकसभा चुनाव में उसके पक्ष में पड़े थे, वो रुझान अभी तक जारी है। यानी दलित, आदिवासी, बड़े पैमाने पर दलित वोट, बड़े पैमाने पर आदिवासी वोट, बड़े पैमाने पर मराठा वोट, बड़े पैमाने पर कुर्मी वोट और बड़े पैमाने पर मुसलमान वोट, इन वोटों का रुझान महायुति विरोधी है और ये महाविकास अघाड़ी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। वरना 43 से 46% वोट जो कि लोक पोल का सर्वे दिखाता है, कहां से आएंगे? इसी तरीके से ये सर्वेक्षण से यह भी पता लगता है कि महायुति जो है वो एक सीमा तक ओबीसी वोटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा है, वरना उसके पास 37 से 40% वोट कहां से आएंगे? वोट तो महाराष्ट्र में यही है। जिन लोगों जिन 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 समूहों का हमने वोटिंग ब्लॉक का जिक्र किया है, महाराष्ट्र की राजनीति में यही वोट है। बाकी ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण हैं और कायस्थ प्रभु हैं, तो कुल मिलाकर 4% हैं पूरे महाराष्ट्र में। बाकी सब तो ओबीसी हैं या ओबीसी बनने के लिए लालायत मराठा हैं या कुनबी हैं जो कि ओबीसी बन चुके हैं, या दलित हैं या आदिवासी हैं या मुसलमान हैं, यही तो है महाराष्ट्र में वोटर। तो लोकपोल का सर्वे स्पष्ट रूप से ये कहता है कि लोकसभा के जो रुझान थे वो रुझान विधानसभा में भी जारी रहेंगे। मैं एक चीज और कहूं, मैं एक अजीब सी चीज देख रहा हूं इधर, पिछले एक हफ्ते में बहुत प्रोमिनेंटली मैं देख रहा हूं। अजीत पवार साहब पहले उन्होंने अपने भाषणों में कहा, फिर अब वो एक इंटरव्यू में, और वो इंटरव्यू में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा कि 2024 में ये जो 400 पार का नारा था, इससे गड़बड़ था और इससे लोगों को लगा कि संविधान बदल दिया जाएगा और रिजर्वेशन चला जाएगा। फिर वो सीएनआरसी भी बोले कि सीएनआरसी का गुस्सा था लोगों पे। मैं एक नहीं, उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा ये ओबीसी को का मतलब नहीं रहेगा इस तरह। मैं सिर्फ जो समझ रहा हूं, शायद मेरे ख्याल में अजीत पवार का जितना मेरी एनालिसिस है, उन वो चाहते ये हैं कि इस 6 पार्टी में सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी के रूप में बीजेपी रहे, क्योंकि अगर बीजेपी कमजोर होती है तो अजीत पवार की ताकत बढ़ती है। मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि अजीत पवार जो भी बातें कह रहे हैं उसमें पहले मुझे लगता था कि वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में नहीं है। वो उनको सूट करता है कि अगर बीजेपी जितनी कमजोर हो, वो शिंदे को उतना अटैक नहीं कर रहे हैं जितना अटैक वो बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी के नेता, बटोगे तो कटोगे, वो एक एक बातों को कर रहे हैं। वो नाम लेके बोल रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे जैसा कोई नेता तो अब है ही नहीं। मैं इस पे जरा कहूंगा, क्या अजीत पवार को सूट करेगा कि बीजेपी कमजोर हो? बिल्कुल सूट करेगा। देखिए, अजित पवार को लग गया है कि महायुति में उनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। अब उन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने जो डिफेक्शन किया था वो इतना बड़ा था कि आसानी से उनको वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से अपनी वापसी की जमीन बना रहे हैं और उनकी बेचैनियां बहुत ही स्वाभाविक हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रणनीति है उसने एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को मजबूर कर दिया है कि वे ये सोचने लगे हैं कि अब उनकी उनकी औकात भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा जूनियर पार्टनर के तौर पर है। जब उद्धव ठाकरे की सरकार टूटी थी तो उस समय की राजनीतिक परिस्थिति में देखा जाए तो कम ताकत होने के बावजूद भी इन दोनों पार्टनरों की स्थिति सत्ता के बंटवारे में भाजपा के बराबर बराबर थी। भाई, देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री थे और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री थे। तकनीकी रूप से तो दोनों उप मुख्यमंत्री थे और शिंदे तो ज्यादा बड़े पद पे थे, वो तो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तो देखा जाए तो फडणवीस से मुख्यमंत्री पद छीन लिया था शिंदे ने, या भाजपा ने उनको दे दिया था क्योंकि वो चाहती थी भाजपा के भाई सरकार
मायावती की सरकार बने और उद्धव ठाकरे को दोबारा वापसी का मौका ना मिले। तो ये जो बेचैनी है, और वो उन्हें साफ दिख रहा है कि भाई 151 सीटों में तो भाजपा लड़ रही है, और भाजपा ने जबरदस्ती दबाव डाल के अपने 15 उम्मीदवार इन दोनों पार्टियों में घुसेड़ दिए हैं। तो 166 सीटों पर तो भाजपा लड़ रही है। तो उनके सामने बिल्कुल अपना भविष्य, शिंदे को भी लग रहा होगा, भविष्य बिल्कुल साफ है। अगर महायुति में रहना है तो भाजपा भाजपा करना होगा। शिंदे के सामने कोई गुंजाइश नहीं है लौटने के लिए, शिंदे के सामने वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अजित पवार को लगता है कि हमारे लिए वापसी की गुंजाइश है, इसलिए वो हर काम ऐसा कर रहे हैं जिससे भाजपा को उलझन हो। अदानी का नाम ले लिया उन्होंने 2019 की वाले में, तो उससे भी भाजपा को उलझन हुई। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि नहीं थे अदानी। फिर अभी शरद पवार ने एक और बात कह दी कि अदानी ने वो पूरी मीटिंग आयोजित कराई थी, लेकिन वो उसमें थे नहीं। आप सोचिए, अदानी सरकार गिराई जाए, कैसे नई सरकार बने, इसकी मीटिंग आयोजित करा रहे हैं, उसके संयोजन, मतलब मीटिंग का सारा इंतजाम वो कर रहे हैं। ये भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो महायुति में इस सवाल को लेकर काफी बेचैनियां हैं, और उन बेचैनियों की अभिव्यक्ति अजित पवार के बयानों में हो रही है। मैं अबे भाई थोड़ा आउट ऑफ लोगों, हमारे दर्शकों को लगेगा कहीं और, लेकिन चूंकि अडानी जी की बात हो रही है, मैं एक चीज, मुझे कहीं एक थोड़ा खतरा ये लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका में ट्रंप जी को, एलन मस्क को अपने, अब वहां का तो मंत्रालय बोलेंगे, उन लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट विभाग देके एलन मस्क को अगर वो मंत्रालय में ला रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तो क्या कल के दिन हम ये देख सकते हैं कि अगले 1-2 साल में अडानी जी भी कुछ एक पावरफुल मंत्री के रूप में हिंदुस्तान में आए? क्योंकि क्या दिक्कत, अगर वो ड्राइव कर सकते हैं तो ये भी ड्राइव कर सकते हैं। नहीं, असल में अगर घोषित रूप से अदानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएं और बाकायदा चुनाव लड़े, उनको टिकट मिले, वो सब करें, तो वो तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। भाजपा के बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति लड़ते ही हैं। अब जैसे ये जिंदल परिवार जो है सब चुनाव लड़ता है, मुरली देवड़ा का परिवार चुनाव लड़ता है, और मंत्री भी बनते हैं वो लोग। तो किस भारत में पूंजीपति राज्यसभा में ही नहीं जाते, बल्कि लोकसभा के चुनाव भी लड़ते हैं। राज्यसभा में तो बहुत से पूंजीपति जाते हैं। बिरला परिवार के लोग पूंजीपति हो चुके हैं, वो जो हिंदुस्तान से भागे हुए हैं, जो कि किंगफिशर एयरलाइंस चलाते थे, विजय माल्या, वो भी तो राज्यसभा में भाजपा नहीं चुनवाया था उनको। जाने से पहले वो अरुण जेटली से मिले थे, भारत से भागने से पहले आखिरी मुलाकात उनकी अरुण जेटली से हुई थी संसद में। तो ये तो होता ही रहा है, बन सकते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना वो खुद करना चाहेंगे और ना नरेंद्र मोदी को इसमें दिलचस्पी होगी। इन दोनों के बीच का जो बंदोबस्त है वो अलग तरह का बंदोबस्त है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाला बंदोबस्त है। अच्छा अबे भाई, अब एक ही बताइए, नरेंद्र मोदी साहब का एक चीज और, या तो वो बहुत सीजन्ड हो गए हैं, या वो मोदी जी आज जैसा पता लगा कि आज वो आखिरी सभा करके वो रवाना हो गए हैं शायद विदेश। आज 15 तारीख है, 16, 17, 18 तक प्रचार है। मोदी जी आधे चुनाव में महाराष्ट्र जैसे इंपॉर्टेंट चुनाव को छोड़ के विदेश चले जाएं, तो क्या वो संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं? उनका मन अब इसमें खत्म हो गया है, या उनको लग गया है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा? क्यों एकदम से मोदी जी का ये हृदय परिवर्तन क्यों है? देखिए, मुझे भी लगा कि इस मसले पर हम लोगों को गौर करना चाहिए और इसके कुछ मतलब निकालने चाहिए, क्योंकि ये घटना पिछले 10 साल और 5 महीने का जो मोदी का दिल्ली में शासन रहा है, उसमें पहली बार घटित हुई है। भाई आज तक तो कभी हुआ नहीं कि मोदी जी किसी राज्य विधानसभा का चुनाव बीच में छोड़कर विदेश चले गए हों। अभी तो 2-2 राज्यों का चुनाव चल रहा है। अभी उन्होंने 5.5 महीने पहले उन्होंने बहुमत खोया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने चुनावी रुतबे को दोबारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो अपनी पार्टी और अपनी सरकार को जद्दोजहद में अकेले छोड़कर मोदी जी चले गए, ये तो मोदी जी का जो स्थापित किरदार है उसके मुताबिक नहीं है। वरना ये तो होता ये था कि भाजपा वाले प्रदेशों के लोग कहते थे कि हमारे यहाँ 5 रैलियां कर दी, तो मोदी जी कहते थे 5 नहीं, हम तो 8 रैलियां करेंगे। अब तो उल्टा हो रहा है बिल्कुल, मोदी जी को रैली करने में संकोच हो रहा है और बीच चुनाव में वो छोड़ के जा रहे हैं। यानी जब से उन्होंने 5 तारीख को नतीजे आए थे, 9 को उन्होंने शपथ ली तीसरी बार, तब से आप देखिए
उन्होंने कितनी विदेश यात्राएं की हैं, और अब तो हद हो गई, चुनाव के बीच में विदेश यात्राएं कर रहे हैं। तो कितनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो घरेलू मोर्चा है, डोमेस्टिक फ्रंट है, उससे उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। ये चीज हमें क्या संकेत देती है भाई? कोई सबूत, इसके दस्तावेजी प्रमाण तो होते नहीं, भाजपा वाले तो हमारे कान में आके बताएंगे नहीं कि इसलिए हो रहा है। ये तो हमारा काम है कि हम इसका आकलन करें, थोड़ा कयासबाजी ही करें, क्यों ना करें। जी, जी, मेरा तो मतलब ये है कि वो अपना हाथ जो है वो देशी मोर्चे से खींच रहे हैं, विदेशी मोर्चे पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो उन्हें अपने लिए ज्यादा सुरक्षित लगता है। ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिटायरमेंट की बात पक रही है। ऐसी बात नहीं जल्दी ही निकल के आ जाएगी, इसमें बहुत समय भी लग सकता है, और कुछ ना कुछ संघ के और उनके बीच में कोई चीज सेटिंग हो गई है। इसीलिए संघ ने इनके खिलाफ बोलना भी बंद कर दिया, इन पे छींटाकशी भी बंद कर दी है। मैं अभय भाई, मैं कल एक कार्यक्रम बड़ा हो रहा है और आप भी शिरकत कर रहे हैं। कुछ लोग गुजरात से आए हैं, और गुजरात से ऐसे लोग आए हैं जो जो मतलब उस पूरे सिस्टम का बड़ा हिस्सा रहे हैं। उन सबका एक एक मत से ये मानना है कि अब मोदी जी से कोई मतलब नहीं रह गया। अब द मैन इज अमित शाह, और निर्णय वो ले रहे हैं। मोदी जी को कभी बताया जा रहा है, कभी नहीं बताया जा रहा है, कह दिया जा रहा है आप जाइए। ये हम भी देख रहे हैं, मतलब हम लोगों को भी है, लेकिन शायद अभी उतना आम पब्लिक को नहीं नजर आ रहा है। इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि अब अमित शाह अगर महायुति चुनाव जीतती है, अगर महायुति सरकार बनती है, तो अगर ये आकलन सही है, हम लोगों के अंदाजे और कयास सही है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने में दिक्कतें आनी चाहिए, और हम लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। तो उनको दिक्कतें आएगी मुख्यमंत्री बनने में, क्योंकि अमित शाह फिर अपनी चलाएंगे वहां पर, तो और पता नहीं क्या खेल कर दें, किसको वो खड़ा कर दें, अचानक खबर आने लगे कि नहीं साहब वो तो विधायक दल नेता का चुनाव करेगा, इस प्रकार की बात आने लगे उसमें। और जो प्रेक्षक भेजे जाए, उन प्रेक्षक वहां जाके कोई खेल कर दें और फडणवीस साहब ठगे के ठगे रह जाएं। तो इस प्रकार के बहुत से खतरे मौजूद हैं फडणवीस के लिए। तो पता नहीं, फडणवीस भी कोई होशियार, मतलब कम होशियार व्यक्ति नहीं है, वो भी अपनी पेशबंदी वहां कर रहे होंगे। सब कुछ नतीजों पर निर्भर करता है। वैसे तो अगर लोक पोल का सर्वे सही है तो अमित शाह को ये सब उखाड़ पछाड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, महायुति की सरकार बन जाए, वो महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर महायुति की सरकार बनती है और लोक पोल का ये सर्वेक्षण गलत साबित होता है, ये जो उन्होंने आकलन किया है गलत साबित होता है, तब फिर भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए अच्छी खासी होड़ हो सकती है। नहीं अबे भाई, मैं इससे मतलब मैं थोड़ा बंबई की भी बात कर लूं। एक जनरल मतलब जो भाजपा या महायुति समर्थक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन जब हो जाएगा, किसी एक पार्टी की तो मेजोरिटी होगी नहीं, भाजपा ने चूंकि इतनी ज्यादा सीटें लड़ रही है तो भाजपा की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, उस बिना पे भाजपा को बुलाया जाएगा, और अगर कोई सरकार नहीं बन पाई तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, और उस बीच हम लोग 4-5-6 महीने के टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेंगे। ये दूर की कौड़ी है कि ये डुएबल है, कि आज की तारीख में जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कब्जे में कर रखा है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अबे भाई देखिए, ये पार्टियां अलग अलग तो चुनाव लड़ नहीं रही हैं, ये तो मोर्चे में चुनाव लड़ रही हैं, और मोर्चे की सरकार है, प्रीपोल अलायंस। हाँ, प्रीपोल अलायंस है, प्रीपोल अलायंस की सरकार है। अभी लोकसभा चुनाव भी प्रीपोल अलायंस के तौर पर ही लड़ चुकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सीटें लड़ रही है, भाई वो आधिकारिक रूप से 151 सीटें ही तो लड़ रही है। तो 151 सीटों में, हाँ 151 सीटों में अगर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो उसकी 90 आएंगी सीटें, 90-95 सीटें आएंगी उसकी भाजपा की। तो उस हालत में कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से बहुत ज्यादा कोई आगे होगी, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी अब भाई, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो जाएगी, और सारे जो राज्यपाल होंगे वो केंद्र के कहने पर काम करेंगे, वो केंद्र जिसको चाहेगा उसको बुलाएंगे। लेकिन 90 सीटों की पार्टी बहुमत से बहुत पीछे दिखाई पड़ेगी भाई। 90 सीटों की पार्टी तो बहुमत से बहुत पीछे दिखाई पड़ेगी। बहुमत के लिए तो 145 सीटें चाहिए ना।
अच्छा अभी भाई, दो एक ऐसी चीज हुई हैं जो हम लोग हम्म, पॉलिटिकल एनालिसिस में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन वो उसका मतलब रहता है। पहला, जस्टिस गवई ने एक बहुत ही मतलब अभूतपूर्व फैसला, मैं इसलिए कह रहा हूं, और पहले बार पहले फैसले में देखा कि उन्होंने सारी चीजों को बांधा है। उन्होंने सरकार को निकलने का मौका नहीं दिया। सबसे पहले सजेशंस मांगे, सब कुछ लिया, और फिर उन्होंने ये जो बुलडोजर वाला मामला चल रहा था, ये जो ढाने का मामला चल रहा था, उस पे एक कंप्लीट ऑर्डर दिया कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे से आपको करिएगा, 15 दिन का समय देंगे, कॉम्पनसेशन, वो पूरी बात किया है। जस्टिस गोगोई के बारे में मैं एक चीज और बता दूं, कल मैं जब उनको गूगल कर रहा था, और उसमें अगर आप देखिए तो मुझे देख के एक दुख हुआ कि जस्टिस गवई को का जो नाम आया था कॉलेजियम में, जैसा कहा जाता है, और जस्टिस रोहिंटन नरीमन उनके ने उसको प्रमोट किया था। रोहिंटन नरीमन वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब लीगल ब्रेन्स इन द कंट्री, लिविंग ब्रेन इन द कंट्री। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, बहुत ही ज़हीन आदमी है जस्टिस गवई। और उसपे जब लिखा जाता है कि फर्स्ट दलित आफ्टर अ डिकेड और 19 इयर्स, कुछ इस तरह, मुझे थोड़ा गुस्सा आई। मतलब ये जहां पे एक जाति सूचक को आप दंड के उसमें है, ये कैसे इस देश के लोग ये लिख सकते हैं? जस्टिस गोगोई ने लिखा है भाई कि एक हमने दलित को वो किया। मैं जरा इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। आप, और वो मेरिट की वजह से आए कि दलित की वजह से, आप क्यों उनको दलित दलित बोल रहे हैं? मैं जरा इस मानसिकता ये की एक बात देखिए, करता इसके इसके दो पहलू है। एक तो पहलू ये है कि दलित समाज से अगर कोई व्यक्ति आया है, इतने बड़े पद पे पहुंचा है, तो उस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। इससे दलित समाज का गौरव बढ़ता है और समाज में ये छवि जाती है किस तरह दलित समाज की प्रगति हो रही है। ये एक तो आग्रह इसके पीछे ये है। दूसरी तरफ इस दूसरा इसका नकारात्मक पहलू है, जिसकी तरफ आप फोकस दे रहे हैं। मैं उससे काफी कुछ सहमत भी हूं कि एक बार जब दलित समाज का व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच गया है, तो आप फिर उसका जो दलित उद्गम है, उस दलित उद्गम पे बार बार जोर देना बंद कीजिए। इसकी अब कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रह गई है। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर हमारे संविधान के प्रमुख व्याख्याता और उसके रक्षक हैं। हम लोग उन्हें उस रूप में देख रहे हैं। केवल जिस तरह अंबेडकर को केवल दलित समाज का नेता बताना अंबेडकर का अपमान है, जी। उसी तरह गवई साहब को केवल दलित समाज का पुत्र बताना, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने का पद है, मतलब उसको कमतर करना। जी। मैं एक और इसी तरह की एक और बात करूं। मुझे फिर से बार बार देख के अफसोस होता है कि एक व्यक्ति जो एक समय इस देश के विपक्ष के ऑल्टरनेटिव प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में था, नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है? कल वो फिर भागलपुर में एम्स का वो था, और फिर वो पैर छू रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, पैर छू के मोदी। ये इनको बुढ़ापे में पैर छूने की बीमारी क्यों लग गई? मैं नीतीश जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत दिन साथ हमारा उनका रहा है। मैंने नीतीश कुमार को एक भी व्यक्ति का, अपने बड़े भाई का भी, वो पैर नहीं छूते हैं। ये उनको दौड़ा दौड़ा के मोदी जी का पैर क्यों छूने लगे? मुझे मतलब भी या तो ताज्जुब होता है, मुझे भी ताज्जुब होता है। एक बात तो ये भी है कि भाई, कुछ मोदी जी ने, आप देखिए पिछले कुछ चुनावों में जब से भाजपा का उनका दोबारा साथ हुआ है, बीच बीच में साथ टूटता भी रहा है, हर बार जब साथ हुआ है तो भाजपा में दूसरे नेता तो इनकी कुछ इनके खिलाफ भाजपा के दूसरे नेता काम किए, चाहे वो बिहार की इकाई के नेता हो, चाहे वो केंद्र के नेता हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के जितने भी आग्रह थे, उन आग्रहों को माना। आप इसको देखिए, अब लोकसभा चुनाव में नीतीश जो सीटें मांग रहे थे, वो सीटें दूसरे लोग कोशिश कर रहे थे कि वो सीटें ना मिले इनको, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं भाई, इनको सीटें दे दो। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था। नरेंद्र मोदी ने जो फार्मूला, जो नीतीश कुमार ने जो सीट बंटवारे का फार्मूला बताया था, उस पर अमित शाह सहमत नहीं थे और भाजपा की बिहार इकाई सहमत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको मान लिया और नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से ही वो चीज लागू हुई थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लगता है कि इनके साथ हमारी कुछ जुगलबंदी जो है वो चल रही है अच्छी, और ये तो खैर कुछ बुढ़ापे की बुढ़भस हो सकती है, पैर वैर, इसके लिए पैर छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ हो सकता है उसका असर हो। मैं चलते चलते एक व्यक्ति का नाम और ले लूं, क्योंकि कल परसों 14 तारीख को नेहरू जी की जयंती थी, और मैं इसलिए नाम ले लूं क्योंकि एक अजीब सा प्रयास बीजेपी करती है, भोंडा प्रयास करती है, झगड़ा लगाने वाला। उसमें वो गुरु गोविंद सिंह जी के जो दो
बच्चों ने जो शहादत दी थी, अब वो उसको बाल शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। सरकारी वो था कि मतलब नेहरू की जो विरासत है उसको उसको आप छोटा करके, नेहरू को बोना करके या नेहरू को डिमीन करके ये क्या बड़े हो जाएंगे। मैं इस पे भी थोड़ा, क्योंकि नेहरू के बारे में 2 शब्द मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि मैं तो नेहरू आप को देखिए, आर्मी से देखिए मैं तो आपको पहले भी शायद व्यक्तिगत बातचीत में बता चुका हूँ। प्रोफेसर रजनी कोठारी का मैंने एक लंबा इंटरव्यू लिया है, जो 50 पेज का इंटरव्यू। मैं मानता हूं उनसे बड़ा देश में राजनीति शास्त्री कोई हुआ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके तो तमाम मुख्य प्रधानमंत्रियों से आपके अच्छे संबंध रहे हैं, आप इंदिरा गांधी के नजदीक रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल के नजदीक रहे हैं, देवगौड़ा को भी सबको जानते रहे हैं आप, तो आप बताइए देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन था? तो उन्होंने बिना शक जवाहरलाल नेहरू, उससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा देश में सबसे खराब प्रधानमंत्री कौन था? तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से इंद्र कुमार गुजराल। हमने क्यों कहा, वो मेरे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं किया। ये बात छोड़िए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, अगर मुझसे भी पूछा जाए और बहस करवाई जाए और तथ्यों और आंकड़ों से मैं लैस होकर आऊं, तो जितना प्रभाव, जितना इम्पैक्ट भारतीय लोकतंत्र के ऊपर और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर जवाहरलाल नेहरू का है, उतना किसी का नहीं है। रंजिश निकालने के लिए, विचारधारात्मक रंजिश निकालने के लिए कोई कुछ भी कह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कहते नहीं है, नारा है जो मुझे बहुत भोंडा लगता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने का नाम रहेगा। नाम ये नारा रखेगा। बहुत घटिया किस्म का नारा है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब तक भारतीय लोकतंत्र रहेगा, जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरकार कुछ भी कर ले, वो शहादत बाल दिवस मना ले या कुछ और कर दे। अभी उन्होंने जो नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी पे कब्जा कर लिया, उसको प्रधानमंत्री सचिव, वो उसमें प्रधानमंत्रियों के अजायब घर में बदल दिया उसको, और इस प्रकार की संग्रहालय बदल दिया। इस प्रकार की तमाम सारी हरकतें ये लोग करते रहते हैं। ये लोग हरकतें करते रहेंगे, जब तक सत्ता में है ये लोग करते रहेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो सारी चीजें फिर दोबारा ठीक हो जाएंगी। जवाहरलाल नेहरू, इनके इनके करने से जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव जो है वो कम नहीं होने वाला। नहीं नहीं, और मैं अभय भाई, ये हम और आप उस विरासत से, मतलब उस जमीन से आ रहे हैं जहां पे जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग एंटी कांग्रेसिज्म और एंटी नेहरू, हम लोग नेहरू के विपक्ष के लोग थे भाई। हम लोग लोहिया को मानते थे, लेकिन बिल्कुल नेहरू को डिमीन करना या नेहरू को बौना करना, ये तो आप अपने अपने ऊपर, मतलब जिसको कहते हैं ना, आसमान पे थूकने की बात है। क्योंकि अगर आप भाजपा को दरअसल देखा जाए तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जी, बहुत सारे भाजपाई जो हैं विचारधारा के प्रभाव में, विचारधारा की जकड़बंदी के प्रभाव में बहुत सारे अनावश्यक काम करते हैं। ये सब करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जी, क्योंकि मैं इसको अगर भी कह दूं भाजपा ये कि ना करे तो वो ज्यादा अच्छा करेगी अपने लिए। जी, जी। नहीं, क्योंकि अभय भाई, ना केवल भारत में, आप अगर वैसे देखिए तो अंतरराष्ट्रीय में क्या छवि थी इस आदमी की भाई। मतलब ये उस बहुत समय के लाजवाब। अंतरराष्ट्रीय लीडर में शायद ही वाज़ द लीडर ऑफ द लीडर्स। उस समय इनसे बड़ा लीडर पूरे दुनिया में कोई नहीं था। नेहरू की जो इज़्ज़त थी। खैर, मतलब आज थोड़ा हम लोग नेहरू की राजनीति की आलोचनात्मक समीक्षा हो, मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरीके से। जी, मैं ये नहीं जी, चाहता हूँ कि उनकी विरोधावली गाई जाए, लेकिन जी। उनकी निंदा की जाए या उनके काम को कम करके आंका जाए या उनकी भर्त्सना की जाए, उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई जाए, उनकी छवि बिगाड़ी जाए, ये बहुत ही बेहूदे किस्म की बात है। जी। अ अभय भाई, आज थोड़ा इतना ही, क्योंकि आपको भी अपने कार्यक्रम में जाना है, मुझे आप भी जी, मेरे ही कार्यक्रम में आ रहे हैं। थैंक यू सो जी। मच फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।